हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। देखो ये दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो क्लासेस लाया हूँ वो कंटिन्यू क्लासेस हैं। यूपीएसआई का जो हमारा मूल विधि वाला चैप्टर चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जितने भी दोस्त नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखना, कल हमने जो बात की थी, कल से मतलब है कल से पहले एक दिन हमने जो बात की थी यूपीएसआई वाले चैप्टर में, तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। मतलब क्या था इसका, आईपीसी और सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड, और दूसरा था इसके अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये सारी बातें की थी हमने लास्ट क्लास के अंदर। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मैं क्लासेस ये वाली ले रहा हूँ आपके लिए, ये आपको कंटिन्यू एकदम से मूल विधि जहाँ से शुरू होती है वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो आप लोगों से एक छोटी सी मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करो। अभी आप लोग वीडियो को बहुत कम देख रहे हो। देखो, इससे नुकसान क्या होगा कि आप थोड़ा सा देख के छोड़ दोगे वीडियो, फिर मैं और देता चला जाऊंगा, काफ़ी सारा बर्डन हो जाएगा और ये बर्डन एग्जाम तक फिर इतना हो जाएगा कि आप पीछे के कवर नहीं कर पाओगे, आगे का ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा पहले ये करूँ या ये वाला करूँ, और फिर आप बीच में फंस जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंटिन्यू देखो, पूरी वीडियोस देखो। सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियोस देखना। भाई यूपीएसआई तो आपको दे रही है ना, और अच्छा पेपर करना है, और पूरा पेपर जीएस का मूल विधि पर टिका हुआ है। तो मूल विधि अगर सही से नहीं पढ़ी आपने तो बड़ा मैटर खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखें, और जितने भी साथ वाले हैं उसको शेयर जरूर करें वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब कराओ सभी से, फायदा मुझे भी हो, आपको भी हो, मुझे भी मजा आए, आपको भी मजा आए। जिससे कि मैं ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, ज़्यादा व्यूअर्स होंगे, ज़्यादा लाइक होंगे, ज़्यादा कमेंट होंगे, तो मैं आपको डेली वीडियो दूंगा। क्योंकि मेरा भी एक तरीके से कहा जाए तो उत्साह जिसको बोलते हैं तभी बढ़ता है जब आप लोगों के जिस तरीके से व्यूज, कमेंट और सब्सक्रिप्शंस होते हैं उस तरीके से मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक में। जो मैंने आईपीसी और सीआरपीसी आपको पढ़ाया था, देखोगे इसमें आज जो टॉपिक होगा दूसरा, वो टॉपिक होगा रूल ऑफ लॉ। जैसे कि मैंने बताया था कि दूसरा टॉपिक हम इसमें करेंगे रूल ऑफ लॉ, और इसी में आज एक दूसरा टॉपिक कवर कराऊंगा मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। फिर अगली क्लास जो होगी इसकी, उस क्लास के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि आईपीसी की जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, सीआरपीसी की जो धारा है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट धारा है। दोनों की इंपॉर्टेंट धाराओं को पढ़ेंगे क्योंकि धारा डायरेक्ट पूछ ली जाती है और पेपर में वहां से क्वेश्चन आता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट धारा है उनको सबको देखेंगे। होगा सब कुछ, चैप्टर सारे कराऊंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें, और वीडियो को सब्सक्रिप्शन भी कर लें भाई, जिससे कि सारी चीजें आपको मिलती रहें। चलो शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक जो होगा दोस्तों, वो टॉपिक है रूल्स ऑफ लॉ। रूल्स ऑफ लॉ ये काफी इंपॉर्टेंट है। कानून का नियम क्या कहता है, कानून का नियम क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जिस तरीके से मैंने पहली क्लासेस समझाई थी वैसे इसको कुछ एग्जांपल से सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे, एक एक बात क्लियर करेंगे। चाहे वीडियो छोटी हो बड़ी हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी समझ में आ रहा है या नहीं। तो देखो, रूल्स ऑफ लॉ की सबसे अगर पहले बात की जाए तो रूल्स ऑफ लॉ जैसा जो वर्ड था ये दिया किसने था, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर कि वर्ड कहां से आया था। तो इसको जो वर्ड को दिया था वो थे एडवर्ड कोक। किसने दिया था? एडवर्ड कोक। देखो, मेरी हमेशा से आदत है कि पढ़ाते टाइम हम रूट की बात जरूर करें। अगर हम रूट से, अगर देखोगे पेड़ है, अगर पेड़ की रूट ही कमजोर होगी ना तो ऊपर चाहे कितना भी अच्छा हो वो एक दिन गिर जाएगा, और ऊपर अच्छा हो ही नहीं सकता है रूट कमजोर है तो। ठीक है, तो रूट हमेशा अच्छे से करो, बेसिक जिसको हम बोलते हैं। जबकि इस रूल ऑफ लॉ को डेवलप किसके द्वारा किया गया था? देखो, रूल ऑफ लॉ लाया कौन? एडवर्ड कोक। जबकि इसको डेवलप करने का, विकसित करने का, इसको आगे बढ़ाने का जो काम किया था वो किया था एवी डाइसी ने। के द्वारा किया गया था? एवी डाइसी के द्वारा ये काम किया गया था, इसको विकसित करने का। तो यहां पर लिख देना, विकसित करने का कार्य एवी डाइसी के द्वारा किया गया था। बाकी एडवर्ड कोक ने इसको जन्म दिया था, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, इसको नाम दिया था। तो पहली बात तो हमें ये क्लियर हो गई कि रूल ऑफ लॉ कहां से आया और किसने दिया। ठीक है, सेकंड बात, इसके अंदर इसके कंपोनेंट कितने होते हैं रूल ऑफ लॉ के? तो रूल ऑफ लॉ के 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट्स इसके हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
तीन कंपोनेंट के ऊपर रूल ऑफ लॉ पूरा डिपेंड करता है। तो ये तीन कंपोनेंट है कौन कौन से, इनकी एक एक करके बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है रूल ऑफ लॉ का, इसको बोलते हैं हम सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कानून की सर्वोच्चता। हिंदी वाले अगर लिखोगे तो इसमें क्या लिखेंगे हम हिंदी में? कानून की या विधि। कानून को ना बोल के हम यहां पर विधि भी लिख सकते हैं, विधि की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता। सेकंड जो होगा इसमें सर्वोच्चता, ठीक है। सेकंड जो होगा दोस्तों, नंबर 2 पे इसमें क्या होता है, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता। तीसरा जो कंपोनेंट है इसका वो है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ठीक है, प्रीडोमिनेंट ऑफ लीगल स्पिरिट। तो ये होती है। अब इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका हिंदी में मतलब होता है कानून भावनाओं की प्रबलता, या कानूनी ये कह सकते हो आप। भावना की जगह दूसरा वर्ड इसमें क्या ले सकते हैं हम? भावना ही ले लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी प्रबलता इसमें जो होती है उसको लेती है, तो कानूनी जो प्रबलता होती है उसकी बात की गई है इसके अंदर, प्रीडोमिनेंस। अब देखो इसमें एक एक करके हम सारी बातों को करेंगे कि इसमें सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या होता है, इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट्स क्या होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को आप नोट करते चले आओगे साथ के साथ। तो सबसे पहले देखोगे जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, हिंदी में इसको बोलेंगे विधि की सर्वोच्चता, कानून की सर्वोच्चता है। और ये सभी जानते हो कि एक लोकतांत्रिक कंट्री के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, एक ऐसा देश जिसमें डेमोक्रेसी है, जिसमें रिपब्लिक है, उस देश के अंदर सबसे ऊपर अगर कुछ होता है तो वो होता क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या होते हैं? लॉ होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं। तो जो कानूनों का जखीरा होता है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। तो उसकी सर्वोच्चता, उसकी सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा होती है और सर्वोच्च होती है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस बात को अगर समझाने की कोशिश करूं कि सुप्रीमेसी को हम और कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सुप्रीमेसी की मतलब सर्वोच्चता को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स में। जैसे मान लो कि जैसे हमारे देश में भी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी की, उनको ऐसा लगता है या ऐसा है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं इसमें, कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, अगर हम चाहें तो अपने आप को 50 साल के लिए प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हम 50 साल के लिए, अगले 50 साल तक हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे। जैसे आपको ध्यान हो अगर अभी कि रूस के अंदर एक प्रस्ताव पास किया गया है कि 2030 तक रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे। ध्यान है ये वाली बात। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसा हो, तो जब ऐसा अगर सोचेंगे तो ऐसा सोचने के साथ साथ उनके दिमाग में एक पॉइंट क्या आएगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि 50 साल तक हम ही कौन रहे? पीएम रहे। या मैं अपना ही एग्जांपल मान लूं कि मैं एक बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं चाहता हूं कि अगले 50 साल तक मैं ही प्राइम मिनिस्टर रहूं, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा या आपके दिमाग में क्या आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? इनको रोकने के लिए कौन हो सकता है? भाई मेरे दिमाग में क्या आएगा? इसको रोकने के लिए विपक्ष है यहाँ पर, कि भाई विपक्ष क्या करेगा? हंगामा करेगा। भाई आपके दिमाग में भी आती है सारी चीज कि अगर कुछ करोगे ऐसा तो विपक्ष हंगामा करेगा। मान लेते हैं विपक्ष को हमने राजी कर लिया, विपक्ष को अपने फेवर में ही कर लिया, विपक्ष ही नहीं रहा, वो हमारा दोस्त बन गया, वो हमारा मित्र बन गया। और कौन हो सकता है जो हमें रोकने की कोशिश करेगा? तो हमने दूसरा हमारे दिमाग में आया भाई सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। मान लो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो भी हमारे दोस्त बन गए, या उनको भी हमने फेवर में कर लिया। तो और कौन है जिसको इसको रोक सकता? भाई ये दो ही तो चीज है कि भाई आपके दिमाग में ये दो ही आइडिया आएंगे कि या तो विपक्ष हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट हो सकता है।
तो क्या फिर ये हो सकता है कि 50 साल के लिए इनको लगातार प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? नहीं दोस्तों, एक सबसे बड़ी पावर जो है यहां पर इनको रोकने के लिए वो है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया है जो इनको रोकने का काम करेगा, जो इनकी सुप्रीमेसी है इसको रोकने का काम करेगा। भले ही आप कुछ कर लो, भले ही आप कुछ भी कर सकते हो, कोई कानून पास कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप 50 साल तक यहां पर प्रधानमंत्री बने रहोगे, ऐसा लॉ पास नहीं कर पाओगे। तो आपको रोकने वाला कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया होगा। तो यहां पर कहने का मतलब वही आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया में क्या होते हैं दोस्तों? लॉ होते हैं, नियम होते हैं। तो इसकी सुप्रीमेसी क्या हो गई? सर्वोच्च हो गई। मतलब लॉ से ऊपर ना तो प्रधानमंत्री हो सकता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। तो हमारे देश में भी देखोगे रूल्स ऑफ लॉ में क्या होती है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होता है। तो मेरे ख्याल से पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर्वोच्चता का सिद्धांत होता क्या है या सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या होता है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। देखो दूसरी बात इसमें क्या लिखी हुई है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। कि भाई देश में जो कानून है वो सबके लिए कैसा होगा? समान होगा। चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, या फिर कोई और रिलीजियस के आधार पर, कानून सबके लिए क्या होगा? समान ही होगा। जैसे इसके भी मैं एग्जांपल से आपको समझा दूं ये वाली चीज कि मैं क्यों कह रहा हूं कानून की समक्ष समानता, किस तरीके से इस चीज को हम समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों हमने यहां पर एग्जांपल ले लिया कि यहां पर मान लो दो व्यक्ति हैं, सारे एग्जांपल मैं दूंगा। एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। ये व्यक्ति मान लो अमीर है और ये व्यक्ति मान लो गरीब है। ध्यान से समझना, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ लॉ मतलब समान कानून की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं एक अमीर व्यक्ति ने एक मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? एक मर्डर कर दिया। और एक मर्डर किसने कर दिया? गरीब व्यक्ति ने कर दिया। दोनों ने क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अपराध दोनों ने कैसा किया? बराबरी किया है। किसी को मारा है, किसी की जान ली है, ठीक है। किसी आदमी को मारा है, चाहे वो गरीब ने मारा है, अमीर ने मारा है, लेकिन अपराध कैसा किया है? बराबर किया है। तो यहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ यहां पर कहता है कि अगर अपराध आपने बराबर किया है तो आप अमीर हो चाहे गरीब हो, आपको सजा भी कैसी होगी? बराबरी होगी। धारा 302 के तहत अगर इसको फांसी होगी तो इसको भी फांसी होगी, इसको 10 साल की सजा होगी तो इसको भी 10 साल की सजा होगी। यहां पर यह नहीं देखा जाएगा कि अमीर आदमी है तो कम सजा होगी, गरीब आदमी है तो ज्यादा सजा होगी, या गरीब आदमी है तो उसको कम सजा होगी, अमीर आदमी है तो ज्यादा सजा होगी। ऐसा नहीं होगा। यहां पर सजा दोनों के लिए इस केस में क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि लॉ हमारा कैसा है? इक्वलिटी वाला लॉ है। आपने देखा होगा कि आप कोर्ट वगैरह में जब देखते हो या किताब वगैरह आती है तो उसमें एक लेडीज होती है और लेडीज की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। तो बहुत सारी जगह इसको क्या बोला जाता है, मैंने सुना है लोगों को कि पट्टी का मतलब होता है अंधा कानून। ऐसा सुना है मैंने लोगों को कहते हुए कि वो पट्टी बंधी होती है ना आंखों पर, इसका मतलब होता है कानून अंधा है। अरे नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसके सामने कैसा भी व्यक्ति आए, अमीर आए चाहे गरीब आए, वो दोनों के लिए कानून बराबर है और सजा भी क्या होगी? दोनों के लिए बराबर है, बराबर होगी। इसलिए उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है कि वो ये देखकर नहीं देगा कि अमीर व्यक्ति है तो इसको कम सजा दें, गरीब है तो इसे ज्यादा दे दें। इसका मतलब ये होता है। समझ में आ रही है? अच्छा, एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दूं तो इसको बताना, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना यहाँ पर, क्या यहाँ पर सही है गलत है और क्या चीज है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं और एग्जाम्पल हम इस तरीके से लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि मान लेते हैं एक यहाँ पर ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये एक अडल्ट व्यक्ति है। मान लो इसकी एज कितनी है? 25 साल है, ठीक है। और एक यहाँ पर बच्चा है, बच्चा तो हाँ बच्चा ही बोलेंगे, और ये मतलब नाबालिग है, अडल्ट नहीं है, और इसकी एज 10 साल है, ठीक है। ध्यान से समझना। मान लो इन दोनों ने ही क्या कर दिया है? मर्डर अटेम्प्ट किया। इसने भी एक मर्डर कर दिया और इसने क्या मर्डर किया कि इसको एक गन मिली, ठीक है, इसको एक गन मिली और इसने गन से किसी को उड़ा दिया। क्या कर दिया? इसने गन से किसी को उड़ा दिया, ठीक है ना। और इस बच्चे का क्या हुआ कि घर में कोई गन रखी थी या कोई गन पड़ी थी कहीं, इसको मिली, इसने उस गन को क्या करा? उठाया और उठा के
इसने जो इसके अंदर स्ट्रिकर होता है उसको दबाया, दबाया तो ये गन चल गई, उसके अंदर गोली थी, वो गोली निकल के बाहर गई, सामने कोई खड़ा हुआ था उसके जाके लगी और वो क्या हो गया, मर गया, मर्डर हो गया। तो केस ये है यहां पर दोस्तों कि इसकी साल 25 है, ये अडल्ट है, ये नाबालिग है, इसकी इसकी एज 10 साल है। लेकिन कंडीशन यहां पर क्या है कि बंदूक से गोली चली, यहां भी कोई व्यक्ति मरा, बंदूक से गोली चली, यहां भी कोई व्यक्ति मरा। तो अपराध तो देखोगे बराबर ही हुआ है ना, यहां पर व्यक्ति ही मरा है, तो क्या सजा दोनों के लिए बराबर होगी? क्या 302 की धारा के तहत एक अडल्ट व्यक्ति को मान लो फांसी तक हो सकती है, तो क्या एक बच्चे को भी 302 की धारा लगा के फांसी दी जाएगी? क्या दोस्तों ये सही न्याय होगा? नहीं, ये गलत न्याय होगा। यहां पर दोनों के लिए बराबर सजा नहीं हो सकती है, चाहे अपराध बराबर हो। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये अडल्ट व्यक्ति का मतलब हमारे संविधान में कहा जाता है कि 18 साल का जब व्यक्ति हो जाता है या उससे ऊपर का हो जाता है तो इसको ये समझ होती है कि जो वो कार्य कर रहा है वो सही है या गलत। ठीक है, उसने जो कार्य किया है वो सही है या गलत, इसकी उसे पहचान है। जबकि जो बच्चा है इससे तो बेचारे को ये पता ही नहीं थी कि बंदूक होती है, और बंदूक किस काम आती है उसे नहीं पता थी, बस बंदूक उसने उठाई, ऐसी गोली चला दी, इसका कोई मतलब नहीं था किसी को मारना, वो जानता ही नहीं है आदमी मरता भी है, बस गोली निकली और इसके लग गई, मर गया, मतलब इसको पता नहीं था। तो इस केस में इसको सजा इसके बराबर नहीं होगी, बराबर ही नहीं, इसको सजा होगी नहीं। चाइल्ड वाला होता है, बच्चों वाला होता है, इसमें इसको भेज दिया जाएगा, समझाया पढ़ाया जाता है वहां पर चीजों को। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, भेदभाव नहीं होगा। भाई अगर दोनों को सजा हो जाती बराबर तो ये भेदभाव होता। भेदभाव क्या होता कि इसको पता है कि मरेगा आदमी और मैं मारने के लिए ही मार रहा हूं उसे, ठीक है, जानबूझ के मारा है, लेकिन बच्चे को ये सारी चीजें नहीं पता है कि ऐसा हो सकता है। तो ये भेदभाव होगा अगर बच्चे को भी ये सजा दे दी जाए। समझ रहे हो? तो इस केस में क्या होता है, यहां पर इफेक्ट वाली बात होती है। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है कि इसने जानबूझ के मारा, और इफेक्ट यहां पर ये है कि इसको पता ही नहीं है इससे होने वाला क्या है, तो यहां पर इफेक्ट बराबर नहीं है, इसलिए सजा भी बराबर नहीं होगी। क्लियर पॉइंट? क्लियर पॉइंट? ओके, समझ में आ रही है ना बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपके लिए? तो ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझाई है। तो एक बच्चे वाला एग्जाम्पल, और हमने एक एडल्ट वाला लिया, और एक हमने अमीर और एक गरीब वाला लिया। एक तीसरा एग्जाम्पल और देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, जिससे कि आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ पूरी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए यहां पर। ठीक है, एक तीसरा एग्जाम्पल मैं ये लेता हूं कि मान लो एक यहां पर अमीर व्यक्ति है, चलो आज की यही क्लास बस समझा के छोड़ देंगे। एक यहां पर ये व्यक्ति है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहां पर ये है, ठीक है, ये व्यक्ति है अमीर, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, और ये व्यक्ति है गरीब, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया, ठीक है, और इस व्यक्ति ने भी वही अपराध किया है जो अमीर व्यक्ति ने किया है, मतलब दोनों के अपराध कैसे हैं, बराबर है। ध्यान से सुनना इस वाले पॉइंट को, ठीक है, इट इज माई क्लियर। तो देखो ये अपराध दोनों ने किया है और अपराध दोनों का ही कैसा है, बराबर है। कोर्ट में ये अपराध पहुंचता है और कोर्ट सजा सुनाता है, और कोर्ट बोलता है कि आपने जो अपराध किया है इस अपराध के लिए आपको 15 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, आप बरी कर दिए जाओगे। ध्यान से सुनना, ठीक है। गरीब आदमी है, इसने भी यही अपराध किया है, तो क्या जब ये कोर्ट में मामला जाएगा तो क्या यहां पर कोर्ट इसी अपराध के लिए जो अमीर व्यक्ति ने किया है और जो जुर्माना 15 लाख रुपए दिया है, क्या गरीब आदमी को भी इस अपराध के लिए 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे? क्या यह सही है? तो इसका आंसर होगा नहीं, यह गलत है। देखो मर्डर वाला था सजा दोनों ही काट सकते हैं यहां पर, ठीक है, वो फिजिकल वाला हो गया। लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर एक अलग केस है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था एक पॉइंट अभी इफेक्ट वाली बात। भाई देखो ये अमीर आदमी है, ये करोड़पति है, अगर ये 15 लाख रुपए अपने करोड़ों रुपए से दे देगा तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये गरीब आदमी 15 लाख रुपए कहां से लाए? इसकी घर मढ़ी झोपड़ी जो भी है सब बिक जाएगी, बर्बाद हो जाएगा।
समझ रहे हो ना? तो यहां पर इफेक्ट कैसा है, बराबर नहीं है। अगर ये इफेक्ट बराबर होता दोनों में तो आपके लिए सजा भी बराबर होती, लेकिन इफेक्ट यहां पर बराबर नहीं है, इसलिए अमीर आदमी को यहां पर इस केस में अलग सजा और गरीब आदमी को इस केस में अलग सजा होगी। ध्यान से सुन रहे हो? लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका के अंदर दोनों ही केसेस में सजा बराबर होती है। ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या होती है, यहां पर सजा बराबर होती है। तो मेरे ख्याल से इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर किस तरीके की इक्वलिटी की बात की जा रही है। अब देखो इक्वलिटी में भी यहां पर हम जब फंडामेंटल राइट्स के अंदर जाते हैं, मूल अधिकार के अंदर जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो मूल अधिकार तीसरा पार्ट है हमारे संविधान का, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में दिया हुआ है मूल अधिकार पूरे के पूरा। और इसमें भी जो मूल अधिकार पहला है, जो पहला मूल अधिकार है कानून के समक्ष समानता, जिसमें आर्टिकल 14 to 18 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 14 ही ये कह रहा है कानून के समक्ष समानता की, इसमें बात कर रहा है कि कानून कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखोगे वही कानून वाली सारी चीजें मैंने बताई हैं आपके लिए क्या होता है। इसी तरीके से उसमें आर्टिकल 15 है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा और अच्छे से क्लियर करूंगा इस चीज को। तो आर्टिकल 15 कह रहा है सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता जैसे धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जेंडर के आधार पर, जाति के आधार पर, तो ये सारे के आधार पर कैसी होनी चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए। ठीक है, समाज के अंदर सभी लोग बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये हमारा कुआं है इससे आप पानी नहीं भरोगे, तो ये क्या उत्पीड़न है आदमी का। ठीक है कि भाई कुआं है, अगर गांव में है, सार्वजनिक कुआं है, किसी का बनवाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पानी भर सकता है। ठीक कि भाई हमारे ठाकुरों के मोहल्ले का है तो आप नहीं आ सकते नीची जात वाले। तो यहां पर क्या है, हमारे संविधान ने सबको इक्वल कर दिया है। ऐसे ही है तीसरा, इसमें 16वां आर्टिकल जो संविधान में दिया हुआ है, और वो आर्टिकल है आप जानते हो सरकारी पदों पर अवसर की समानता, के सभी लोगों को सरकारी पदों पर जो अवसर है वो समान मिलना चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में फिर कॉन्सेप्ट आया था रिजर्वेशन वाला, वो अलग बात है, उसको अलग से क्लियर करेंगे। ऐसे आर्टिकल 17वां आ जाता है अस्पृश्यता का अंत, जिसे हम छुआछूत भी बोलते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता जिसको बोला जाता है, अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी का अंत होना चाहिए, क्योंकि इससे आदमी का मानसिक उत्पीड़न बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को आपने अछूत बोल दिया कि भाई आप अछूत हो, हम आपके पास नहीं बैठ सकते, आपसे नहीं अटैच हो सकते किसी भी तरीके से। तो देखो आपको एक वर्ड है, आपको कहने में इसका कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति से कहा है उससे पूछो कि उसको सुनने के बाद कितना अजीब लगता है और उसके कितना मानसिक उत्पीड़न होता है और कितना वो सदमे में जा सकता है इस बात को सुनकर। ये आप और मैं शायद अनुभव ना करें, लेकिन जो सुनने वाला अनुभव करता है, तो इसलिए इसको हमारे संविधान से अलग हटा दिया गया है। ऐसे ही है 18वां आर्टिकल, इसमें उपाधियों का अंत। ठीक है, ये सारी उपाधि नहीं ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ उपाधि आप शिक्षा और सेना वाली उपाधि ले सकते हो। शिक्षा और सेना की उपाधि छोड़कर आप कोई उपाधि नहीं ले सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री है और उनका बेटा भी प्रधानमंत्री कहा जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। जैसे कोई राष्ट्रपति है हमारे देश में, उसका बेटा भी राष्ट्रपति कहा जाएगा, ऐसा नहीं होता हमारे देश में। समझ रहे हो ना कि भाई डॉक्टर है, उसके बेटे को भी आप डॉक्टर थोड़ी ना कहते हो, वकील के बेटे को वकील थोड़ी ना कहते हो आप। तो ये उपाधियां हमारे देश में नहीं है। तो ये कहां से आया, इक्वलिटी बिफोर लॉ से सारी चीजों को हमने सीखा है। ठीक है, इसी तरीके से प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट्स, किस कानूनी भावनाओं की प्रबलता, ठीक है, या कानूनी आत्माओं की प्रबलता, इसको कुछ भी वर्ड्स आप दे सकते हो। प्रीडोमिनेंस, ये वर्ड समझना बहुत आसानी से मैं इसको समझ जाऊंगा कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रीडोमिनेंस है क्या और लीगल स्पिरिट्स, देखना इस चीज को हम समझने के लिए क्या यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूं कि मान लेते हैं ये क्या है, हमारा एक भारत है, ये भारत वाला हमारा पोर्शन है इस तरीके से। ठीक है, ये भारत वाला पोर्शन है और यहां पर मान लो एक कोर्ट है। ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोई भी कोर्ट ले लो। ठीक है, और इस कोर्ट का एक फैसला आता है कि यहां पर कहीं भारत के किसी स्टेट में, भारत के किसी राज्य में कोई मान लो एक अपराधी है या फिर कोई आतंकवादी है या कोई माफिया है, कुछ भी मान सकते हो, एक माफिया ही मान लेते हैं। ठीक है, बहुत खूंखार अपराधी है और कोर्ट ने इसके लिए एक आदेश दिया है कि भाई इसको पकड़ के लाना है। ठीक है, किसने दिया है, कोर्ट में एक जज बैठा हुआ है, उसी ने ये ऑर्डर दिया होगा।
कि भाई इस अपराधी को पकड़ के लाना है। वो टाइम भी दे सकता है, टाइम नहीं भी दे सकता है, बस पकड़ना है इस अपराधी को। तो देखो इस अपराधी को पकड़ने के लिए कौन जाएगा? पुलिस जाएगी। तो यहां पर ये समझो कि जो बात कही है किसने कही है? एक जज ने कही है। तो क्या ये जज ने इंडिविजुअल कही है बात? क्या ये जज के मन में आया बात आई कि भाई इस माफिया को पकड़वाना है, तो उसने बोल दिया और हो गया? तो ये क्या उसके द्वारा ये बात कही है? ये इंडिविजुअल कोई पर्सन है जज? नहीं। इसने जो बात कही है एक्चुअल में ये पूरे भारत को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये बात उस जज के द्वारा इंडिविजुअल नहीं कही गई, ये बात एक स्टेट के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? एक स्टेट के द्वारा की गई है, एक राज्य के द्वारा की गई है। इस राज्य को हम देश भी कहते हैं, समझ लो इस बात को। भाई इस राज्य में क्या आता है? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आ जाता है, स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव आ जाता है या स्टेट ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है, आपका पीएम, आपका सीएम, आपका प्रेसिडेंट, आपका वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें मिलकर जितनी पावर है वो क्या बनती है? स्टेट बनती है। तो इसका मतलब ये जो फैसला दिया है कि इस माफिया को पकड़ के लाना है, वो जज का इंडिविजुअल फैसला नहीं है। वो फैसला एक्चुअल में उसके पीछे जो ताकत है वो क्या है? स्टेट की ताकत है। ठीक है, किसकी ताकत है? स्टेट की ताकत है। मतलब अब इस जज के द्वारा दिए गए फैसले को जो भी पुलिस है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी सीबीआई है, जो भी आपका जितनी भी जांच एजेंसी है, उनका दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि इस माफिया को पकड़कर लाए। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जज का इंडिविजुअल कुछ नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं दे रहा है इसको। इस जज के इस फैसले के पीछे ताकत किसकी है? स्टेट की ताकत है। ठीक है, तो ये मैंने जो बात बताई कि यहां पर एक स्टेट और किसी के द्वारा दिया गया जजमेंट है या कुछ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट्स, कानूनी भावनाओं की प्रबलता। कि एक कानून की कितनी ताकत हो सकती है, उसके अंदर कितनी चीजें समा सकती हैं, वो सारी चीजें इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाई हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने पॉइंट्स आपको आज बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। पढ़ाना तो मेरा मन और भी था पढ़ाने को, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो छोटी छोटी ही दूं आपको। चलो हम कल की क्लास में आपको एक छोटा सा टॉपिक और कराएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए, और कोशिश करूंगा कि कल की ही क्लास में एक छोटा सा टॉपिक और करा देंगे जिसमें आपको कुछ हम धाराएं करा देंगे आईपीसी की, लेकिन काफी सारी धाराएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, सारी धाराओं को मैं कराऊंगा जिससे कि पेपर में आपका छूटे कुछ नहीं, भले ही हम ज्यादा पढ़ लें। ठीक है, देखो ज्यादा पढ़ना नुकसान नहीं करेगा, समझो इस बात को, कॉन्सेप्ट को। ज्यादा पढ़ना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन छूट गया तो बड़ा दुख लगता है पेपर में, फिर आप मुझे ही आके कहोगे अरे मास्टर साहब ये और करा देते। ठीक है, तो भाई जितने भी लोग देख रहे हैं सब बताया करो, मुझे कमेंट करिए कैसी लगी आपको वीडियो, शेयर जरूर किया करो प्लीज। ठीक है, और जितने भी आपके मोहल्ले, पड़ोस, गांव, शहर, जहां भी आपके जानने वाले हैं, सबसे एकदम से बता दो भाई मूल विधि की क्लास चालू हो गई है। 1-2 दिन में आपको मैं लेखपाल वाली भी क्लास शुरू करने वाला हूं, क्योंकि दोनों ही वैकेंसी आने वाली है। लग जाओ, इस बार हो जाएगा आपका सिलेक्शन, मैं गारंटी से कहता हूँ। चलो दोस्तों, मैं आपसे लेता हूँ विदा, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।